ठीक है। देखो, प्लांट रेस्पिरेशन से कुछ सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, जैसे श्वसन गुणांक से पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। पादपों में श्वसन अलग अलग भाग, पत्तियां भी करती है, रूट भी करती है, स्टेम भी करती है। अलग अलग पादप के भाग है वो अलग अलग श्वसन करते हैं। स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, वातरंध्र भी पाए जाते हैं, गृहरंध्र भी पाए जाते हैं। तो इन सब की बात हम करेंगे किसके अंदर? प्लांट रेस्पिरेशन यानी पादप श्वसन के अंदर। ठीक है, अब सामने देखो, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? रेस्पिरेशन के बारे में, कि ये श्वसन क्या होता है। सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है कि रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ाया था, मानव में श्वसन पढ़ाया था, वहां मैंने ये बातें बता दी थी, लेकिन फिर भी एक बार रेस्पिरेशन के बारे में जो बातें हमें पता होनी चाहिए उनकी बात अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए भी हैं, हो सकता है पता हो कि नहीं हो। देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है रेस्पिरेशन, ये क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल रिएक्शन। श्वसन एक प्रकार की जैविक अभिक्रिया है। आप क्या कहते हैं? श्वसन एक प्रकार की जैविक अभिक्रिया है, एक प्रकार की बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ये केवल जो जीवित जीव है उन्हीं में दिखाई देती है। भाई, निर्जीव कभी श्वसन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। श्वसन हमेशा कौन करता है? लिविंग करता है, जीवित करता है। तो हमने इसको क्या बोल दिया? बायोलॉजिकल रिएक्शन बोल दिया, यानी हमने इसको क्या कह दिया? एक प्रकार की जैविक अभिक्रिया, जो केवल किसमें देखने को मिलती है? जीवित जीवों में देखने को मिलती है। तो हो गया क्या कि श्वसन, रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रकार की बायोलॉजिकल रिएक्शन है, एक प्रकार की श्वसन अभिक्रिया है। अब देखो, इस बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये जो श्वसन अभिक्रिया है, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? इसको आप ऑक्सीडेशन, यानी आप इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे? ऑक्सीकरण। यानी ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन या फिर कैसी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रख लेना, सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि श्वसन ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। तो आपको पता है कि हम श्वसन के लिए किसको काम में लेते हैं? O2 को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? O2 को काम में लेते हैं। और ये O2 क्या करती है? जो शुगर होती है, शुगर यानी हम किसकी बात करेंगे? शर्करा की बात करेंगे। शुगर यानी हम किसकी बात करेंगे? शर्करा की बात करेंगे। और शर्करा में क्या हो सकती है? ग्लूकोज हो सकती है, फ्रक्टोज हो सकती है, ग्लैक्टोज हो सकती है, लैक्टोज हो सकती है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे शुगर होते हैं, शर्कराएं होती है। अब देखो, ये शुगर O2 क्या करती है? शुगर और फैट यानी आप क्या लिख लेंगे? वसा लिख लेंगे। शुगर और फैट का ये क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है। क्या करेगी? ऑक्सीडेशन। कौन करती है? O2। भाई, जब शुगर या फिर फैट के साथ, जब शुगर या फैट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मेन जो कंपोनेंट प्राप्त होता है वो क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सबने सुना होगा कि श्वसन अभिक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो श्वसन अभिक्रिया है क्या? पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, क्लास को शेयर करो प्लीज, सारे मिलके एक बार, सारे मिलके एक बार, सभी को करना है, किसी एक को नहीं, सभी को। दिल से क्लास को शेयर करो सारे एक बार। ठीक है, जल्दी क्लास को शेयर करो सभी मिलकर। चलो चलो, रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रकार का बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और बायोलॉजिकल रिएक्शन की एक ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो कैसी होती है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होगा? शुगर, शर्करा और फैट, वसा का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के बाद जो मेन हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है? एनर्जी प्राप्त होती है। क्या मिलती है हमें? ऊर्जा।
अब देखो ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन देखो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। आपको ये पता है कि ये जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया चलती है ये किसमें चलती है? सेल में चलती है, कोशिका के अंदर चलती है। क्योंकि कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे आप क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं? इस पावर हाउस ऑफ द सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीकारी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकारी एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीकारी एंजाइम होते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीकारी एंजाइम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि ग्लूकोज हो चाहे फैट हो, इनका जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो किसमें जाके होता है? सेल में जाके होता है। किसमें जाके होगा? कोशिका में जाके होगा। इसीलिए इस पूरे श्वसन को क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहा जाएगा? कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इंद्रचांद जी अभी बता देंगे, एक बार रुक जाओ। इसको क्या कहा जाएगा? कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम क्यों कह रहे हैं, कोशिकीय श्वसन हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है शर्करा का और फैट का, ये ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? कोशिका के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं और ये ऑक्सीकारी एंजाइम क्या करेंगे? शर्करा और फैट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करते हैं और क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। आपको पता है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बन रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और वो किस रूप में संचित हो जाती है? एटीपी के रूप में क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी। कृतिका जी भी आ गए, भोले का भगत नारायण जी भी आ गए हैं, मुन्नाराम जी भी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। आशीष पाल जी गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, सेल हम किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। सेल को हिंदी में क्या कहा जाएगा? कोशिका कहा जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल रिएक्शन, एक जैविक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज और वसा जैसे कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की ये एंजाइम क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करके एनर्जी बनाते हैं और ये एनर्जी एटीपी के रूप में कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल कह देंगे। इतनी बात क्लियर है? ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही पटवार वाले बच्चे ही पढ़े, एनटीपीसी वाले बच्चे ही पढ़े, नहीं। हर एक एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है, तो सभी को पढ़ना है, चाहे राजस्थान पुलिस के हो, चाहे दिल्ली पुलिस के हो, किसी के भी हो, ठीक है। ये होता है कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आपसे जब बार बार में पूछा जाता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होगा, तो आप ये सीधी सी बात बता सकते हैं। अब देखो, ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होगा। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। और मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, एक होता है वायवीय श्वसन, ठीक है, और एक होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो, ये जो रेस्पिरेशन है ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक को आप क्या बोलोगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। ध्यान से सुन लो, एरोबिक रेस्पिरेशन से सवाल कम पूछे जाते हैं, जबकि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे सवाल क्या पूछे जाएंगे? ज्यादा।
एरोबिक रेस्पिरेशन से सवाल देखो पहले आया करते थे, लेकिन फिलहाल में एरोबिक रेस्पिरेशन से सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का एक ही सवाल बनता है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और वो हम सब ने रट्टे मार रखे हैं, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो एग्जामिनर्स ने क्या कर दिया कि वेटेज अब किसको दे दिया है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन को दे दिया है, अवायवीय श्वसन को दे दिया है। तो अवायवीय श्वसन है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये कैसे काम करता है, कब होता है, इसके बारे में पढ़ो, ध्यान से सुनो। देखो अवायवीय रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की जो पहली स्टेज होती है, हम क्या करते हैं सीधा ये पढ़ लेते हैं कि श्वसन की पहली स्टेज क्या होती है, वायवीय श्वसन ही होती है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, नहीं, श्वसन की जो फर्स्ट स्टेज होती है, रेस्पिरेशन की जो पहली स्टेज होगी वो कौन सी होगी, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अवायवीय श्वसन होगा। देखो इसके दौरान क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ध्यान से ही पता चल रहा है कि अगर ऐसा वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो उसे आप क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है, ये ग्लूकोज क्या है, C6H12 है O6, इसको क्या लिख लिया, ग्लूकोज लिख लिया, क्या हो गया, C6H12 O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है। अब बिना ऑक्सीजन में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ग्लूकोज क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ग्लूकोज क्या हो जाती है, टूट जाती है। और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है 2 अणु पाइरुविक अम्ल। क्या बन जाता है, पाइरुविक अम्ल के क्या बन जाते हैं, 2 अणु बन जाते हैं। ध्यान से सुनो, अवायवीय श्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरुविक अम्ल के अंदर। और कितने पाइरुविक अम्ल बन जाते हैं, 2 पाइरुविक अम्ल के अणु यहाँ पे बन जाते हैं। सवाल बहुत बार पूछा गया है कि एक ग्लूकोज के अणु, ध्यान से सुन लो, एक ग्लूकोज के अणु के ब्रेकडाउन से कब, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, आप क्या कहेंगे, पाइरुविक अम्ल बनेगा। और पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। क्यों, क्योंकि पाइरुविक के कार्बन में केवल कितने कार्बन होते हैं, 3, तो 3 कार्बन वाले 2 अणु बन गए तो वो किसका निर्माण कर लेंगे, ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि यहां पे इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड बनेगा। और पाइरुविक एसिड के कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद, अब ये जो पाइरुविक एसिड है ये अलग अलग स्टेज में टूट सकता है। ध्यान से सुनो, ये पाइरुविक अम्ल आगे जाकर अगर ये अभिक्रिया यीस्ट में चल रही है, किसमें चल रही है, यीस्ट में। मैंने आपको पढ़ाया था यीस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कवक है। यीस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कवक है। अगर कवक में अवायवीय अभिक्रिया चल रही है, अवायवीय श्वसन हो रहा है, तो ये पाइरुविक आगे चलकर किसमें टूट जाता है, एथेनॉल। किसमें टूट जाएगा, एथेनॉल प्लस साथ में क्या निकल जाती है, CO2। सवाल पूछा जाता है कि पाइरुविक एसिड अगर यीस्ट में बन गया तो वो आगे जाके किसमें टूटेगा, इसका ब्रेकडाउन किसमें होगा, तो आप क्या कहेंगे, एथेनॉल बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। तो सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो एथेनॉल बन रहा है ये कौन सी प्रोसेस से बन रहा है, ये जो एथेनॉल बन रहा है ये कौन सी प्रोसेस से बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन से बन रहा है। किससे बन रहा है, अवायवीय श्वसन से। और अगर अवायवीय श्वसन यीस्ट कवक में हो रहा है, यीस्ट फंगाई में हो रहा है, तो इस अवायवीय श्वसन को हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। आप सबने नाम सुना होगा किण्वन का, किसका नाम सुना होगा, किण्वन का, फर्मेंटेशन का।
कि ये किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर ग्लूकोज अनुपस्थित है और अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है और ग्लूकोज का क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो ग्लूकोज किसमें ब्रेकडाउन होती है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड के कितने अणु बन जाते हैं, 2 अणु बन जाते हैं। आगे जाकर अगर ये अवायवीय श्वसन, देखो पॉसिबिलिटी बनती है, अगर ये अवायवीय श्वसन यीस्ट में चल रहा है, यीस्ट कवक में चल रहा है, तो यीस्ट कवक के अंदर ये पायरुविक एसिड आगे जाकर किसमें टूटेगा, एथेनॉल में टूटेगा, और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। और इस अभिक्रिया को, इस अवायवीय श्वसन को, एनारोबिक रेस्पिरेशन को, जो यीस्ट में चल रहा है, जो कवक में चल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन, या फिर क्या कहा जाएगा, किण्वन कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर है, फर्मेंटेशन या फिर इसको क्या कहा जाएगा, किण्वन कहा जाएगा। इतनी बात, हाँ बिल्कुल, जाइमेज एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, उपस्थित होगा। फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, आप लिख लेंगे जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, ये जो जाइमेज एंजाइम है, ये क्या करवाता है, फर्मेंटेशन करवाता है, किण्वन करवाता है। इतनी बात आप लोगों की क्लियर होगी। अब देखो आगे, ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड है, इसकी दूसरी कंडीशन और अप्लाई होती है। अगर ये पायरुविक एसिड किस में बन गया, हमारी मसल्स में बन गया, हमारी मसल्स में बन गया, हमारी मांसपेशियों में बन गया, किस में बन गया, मांसपेशियों में बन गया, तो होगा क्या, मांसपेशियों के अंदर ये पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। और ये लैक्टिक एसिड किस में जमा हो जाता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जॉइंट्स में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो इस वजह से क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। घुटनों का जो दर्द होता है, किसके जमाव के कारण होगा, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रनिंग की, भाई आपने फर्स्ट डे है आपका रनिंग का, आपने पहले दिन रनिंग करी, और जब आप रनिंग कर रहे थे तो आपकी सांस फूल रही थी। सांस क्यों फूल रही थी, क्योंकि रनिंग करते टाइम क्या हो गया, ऑक्सीजन की क्या आ गई, कमी आ गई। रनिंग करते टाइम ऑक्सीजन में क्या आ गई, कमी आ गई, और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किस में टूट गई, पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड किस में टूट गया, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल के अंदर। और लैक्टिक अम्ल क्या हो गया, हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में क्या हो गया, जमा हो गया। हमारी मसल्स में क्या हो गया, जमा हो गया। और इस वजह से हमारे घुटने या फिर जॉइंट्स, और भी जॉइंट्स वाले जो भाग है, वहां पे ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और इस वजह से हमें क्या फील होता है, पेन फील होता है, दर्द होने लगता है। तो ये पायरुविक एसिड की कंडीशन है कि अगर अवायवीय श्वसन यीस्ट कवक में चल रहा है, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा एथेनॉल, और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस, साथ में क्या निकल जाएगी, CO2 गैस। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, किण्वन, या फिर आप क्या कहेंगे, इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाएगा। लेकिन अगर ये हमारी मांसपेशियों में चल रही है, अगर हमारी मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ग्लूकोज किस में टूट जाएगी, पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा। ये पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा। और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और उस वजह से क्या फील होता है, पेन फील होता है। बिल्कुल, ये जो चक्कर होता है, इसे आप क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है इतना? चलो ये बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, आप रिवाइज कर सकते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। आपको पता है कि जब ऑक्सीजन होगी तब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ग्लूकोज किस में टूट जाएगी, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड के कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। पायरुविक एसिड के कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे। ठीक है,
अब मुझे जल्दी से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला बता सकता है कि मैम ये होता है पायरुविक एसिड, जल्दी से। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैंने ये कहा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो दो पायरुविक एसिड बनते हैं, और ये जो पायरुविक एसिड है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने ग्लूकोज को क्या लिखा C6H12O6, ऐसे ही पायरुविक एसिड का फॉर्मूला कई बार पूछ लिया गया है। आपको क्या दिया जाएगा एग्जाम में कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है अवायवीय श्वसन के दौरान, तो होगा क्या, आपको वो नाम ना देकर आपको सीधा फॉर्मूले देगा। आजकल देखो सवाल क्या आ रहे हैं, हमें पता है कि ग्लूकोज का अवायवीय ब्रेकडाउन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, हमें बहुत अच्छे से याद है। लेकिन होगा क्या कि अगर हमें इसका अगले एग्जामिनर ने क्या किया है, ऑप्शन में इनका नाम नहीं दिया और रख क्या दिया, यहाँ पे इनके फॉर्मूले रख दिए, इनके सूत्र रख दिए, और फिर यहां से सवाल पूछा गया। जल्दी से कोई भी स्टूडेंट ना, अजय मिल्क जी गलत है, गलत है, गलत है, बताओ जल्दी। एक मिनट, एक मिनट। जेपी यादव अपनी जबान संभाल के बोल बेटा। ना सुमित जी बिल्कुल गलत है, सही नहीं है ये। कमलेश जी आप कौन सी भाषा में लिख रहे हो, मैं तो बताऊंगी ही। चलो ठीक है, आपको नहीं पता लिख लेना। अच्छा आप ये बता रहे हो, यू आर श्योर, आई एम कंफर्म कि C3H4O3 होता है। तो बेटा 4 से तो 8 हाइड्रोजन ही बने, जबकि 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। 12 तो हुए ही नहीं, हाइड्रोजन तो 8 ही हो रहे हैं, जबकि ग्लूकोज में 12 थे, तो फिर यहां से 4 हाइड्रोजन कहां गए। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, कुछ भी फॉर्मूले बना दोगे। फिर तो आप ग्लूकोज को भी C6H12O6 क्यों लिख रहे हो, C6H8O6 लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ध्यान से देखो, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला, जो पायरुविक एसिड बना है इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। C3H6O3, हाँ साइंस हब जी आपका क्या नाम है, आपने सही बताया है। यहाँ पे H4 नहीं आएगा, यहाँ पे H6 आएगा, C3H6O3। ध्यान से सुनो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। हमने क्या कहा कि एक ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज क्या हो गया C6H12O6, एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं, 2। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मल्टीप्लाई 2, यानी कि ऐसे ही 2 अणु बनेंगे, किससे, एक ग्लूकोज से। ना साथ में CO2 निकलेगी ना H2O निकलेगा, केवल क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। अब ध्यान से देखो, 3 दूनी कितना हो गया, 6, कार्बन कितने आ गए, 6, 6 दूनी कितना हो गया, 12, हाइड्रोजन कितने बन गए, 12, फिर ऑक्सीजन 3 दूनी कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन कितने बन गए, 6। बताओ ग्लूकोज का एक अणु बना कि नहीं बना, ग्लूकोज का एक अणु बन गया ना, ग्लूकोज का एक अणु क्या बन गया, C6H12O6 बन गया। इतनी बात क्लियर है। देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे H4 आएगा, H6 आएगा, C3 आएगा, C4 आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा सा देखो, एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं, ठीक है। यानी कि इसको तोड़ो, एक ग्लूकोज के 2 भाग बना दो, तो यहाँ पे 6 का आधा कितना रह गया, 3, हाइड्रोजन का आधा कितना रह गया, 6, और ऑक्सीजन 6 का आधा कितना रह गया, 3। ये लो C3H6O3।
क्योंकि एक ग्लूकोज को दो भागों में तोड़ो, और दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, 3 कार्बन यहां आ गए, 3 कार्बन दूसरे के पास गए, फिर 6 हाइड्रोजन यहां आ गए, 6 हाइड्रोजन दूसरे के पास गए, 3 ऑक्सीजन यहां आ गए, 3 ऑक्सीजन दूसरे के पास गए, तो 3 और 3 कितने कार्बन आ गए टोटल, 6 और 6 कितने हाइड्रोजन आ गए, 12, 3 और 3 6 कितनी ऑक्सीजन आ गई, 6 ऑक्सीजन आ गई। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज के अणु से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा, C3H6O3। कंफ्यूजन नहीं होना, 6 का आधा कर दो कितना हो गया 3, 12 का आधा कितना हो गया 6, ऑक्सीजन का आधा कितना हो गया 3। आपको पता है कि जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगी। आज के बाद भूलना भी नहीं है, तो ठीक है। तो ये होता है पायरुविक एसिड का फॉर्मूला। याद कैसे रखेंगे ये बात मैंने आपको बता दी है। अब देखो कि हमने क्या कहा कि रेस्पिरेशन की फर्स्ट जो स्टेज होती है, रेस्पिरेशन की जो पहली स्टेज होती है वो क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा, अवायवीय श्वसन। आप सबको पता होगा कि पहले क्या चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है, पहले क्या चलता है, अवायवीय श्वसन चलता है। नहीं लिख सकते फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही होता है ना अजय मिल्क जी, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बनाना है। अब अपने अकॉर्डिंग तो कुछ भी बना दो। 3 अणु कैसे बनेंगे यार, आप कैसी बात कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, C2H4O2 लिख रहे हो, ये लिख रहे हो। अरे मैंने मैथमेटिक्स मत लगाओ, मैंने कहा है कि केवल 2 ही अणु बनेंगे। आप 3 अणु कैसे लगा रहे हो यार, दिमाग खराब हो गया क्या अजय मिल्क जी, आप 3 अणु कैसे बना सकते हैं यहां पे। अब जब ग्लूकोज के एक अणु से 2 ही पायरुविक एसिड बनते हैं तो आप 3 कैसे बना सकते हो। आपने तो मैथमेटिक्स लगा दी कि 3 दूनी 6 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, और ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ये लो मैम ग्लूकोज का फॉर्मूला तो इससे भी बन गया। लेकिन बेटा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पायरुविक एसिड के केवल 2 ही अणु बनेंगे, तो 2 के हिसाब से तोड़ो, ठीक है। बुरा मत मानना, नाराज मत हो जाना, ठीक है। क्या नाम था आपका, अजय मिल्क जी। बस अच्छे से पढ़ो। अच्छी बात है तुमने इतना जल्दी आगे एडवांस में सोचा, ये भी बहुत अच्छी बात है, एडवांस माइंड लगाया। चलो, हमने क्या कहा कि रेस्पिरेशन की जो पहली स्टेज है वो क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये O2 की एब्सेंस में क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। यहाँ पे क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बना लेगा, पायरुविक अम्ल बना लेगा। इसके कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुविक एसिड किसमें टूटता है, CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2O निकलता है, और साथ में 38 ATP क्या निकल जाती है, ऊर्जा निकल जाती है। 38 ATP यहाँ पे क्या निकल जाती है, ऊर्जा निकल जाती है, ठीक है। ये श्वसन की जो रिएक्शन आपने लिखी है, ये कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होगा, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यहां पे O2 क्या है, प्रेजेंट है। O2 प्रेजेंट है तो इसको वायवीय श्वसन कहा जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। जैसे ही O2 की उपस्थिति होगी, ये पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, ये पायरुविक एसिड CO2 और H2O बना लेगा, और CO2 और H2O के साथ में क्या निकल गई, ATP ऊर्जा भी निकल गई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो वायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है, उच्च मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो रेस्पिरेशन कौन सा होना चाहिए, वायवीय ही होना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होना चाहिए, जिससे हमें क्या प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो। इतनी बात क्लियर है। तो ये कौन सा श्वसन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये जो ऊर्जा बनेगी, ये कहां जाके बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं, ये क्या करेंगे, इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन कर देंगे CO2 और H2O के अंदर, और साथ में क्या निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी। और इस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करेंगे,
काम करने के लिए करेंगे। फुल फॉर्म बताओ एटीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। ठीक है, अब देखो ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवाई है। पढ़ा दिया था आपको, फिर भी रिवाइज करवाई है। रिपीट कर दो मैम एक बार, यहां तक आपको समझ में आ गया, पायरुविक एसिड तक। अब पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित थी तो किसमें टूट गया था? यीस्ट में, एथेनॉल और CO2 के अंदर। हमारी मांसपेशियों में क्या बना रहा था? लैक्टिक अम्ल बना रहा था। लेकिन अगर O2 प्रेजेंट है, अगर हम O2 लेते जा रहे रेगुलरली, तो ये पायरुविक एसिड क्या बनाएगा? CO2 गैस, H2 निकलेगा। तो ये पायरुविक एसिड CO2 H2 और साथ के अंदर क्या निकल जाएगी? ATP ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, हाँ NADP भी बनता है, वो फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कल। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कल की क्लास में। अच्छी बात है, आपको याद है, वेरी गुड। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना मम्मी की लाडली सुक्षा बिश्नोई, तुम बहुत ध्यान रखते हो यार। मैम क्या चला रहे हो? क्या चला दिया मैंने? मीना जी आप न्यू स्टूडेंट हो, वेलकम। चलो आगे चले। हाँ बिल्कुल, ये जो क्रिया चल रही है अवायवीय श्वसन की, वो कहाँ चलती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। और वायवीय श्वसन कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखना, अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के अंदर। और वायवीय श्वसन है वो कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इतनी बात तो आपको पता ही है। अब देखो, हम अब पढ़ेंगे प्लांट रेस्पिरेशन को, पादप श्वसन को। इतनी बात समझ में आने के बाद हम किसको पढ़ेंगे? पादप श्वसन को पढ़ेंगे। देखो प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में, देखो प्लांट रेस्पिरेशन है ये फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ ही है। और अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया तो प्लांट रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये जो प्लांट रेस्पिरेशन है, प्लांट रेस्पिरेशन में पादप क्या करते हैं श्वसन के लिए? अगर दिन का समय है, अगर दिन का समय है तो दिन के समय में प्लांट क्या करते हैं? आप लोगों को पता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट को ये अपने पोषण के रूप में काम में लेते हैं। अगर दिन का समय है तो दिन के समय प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इस दौरान आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? CO2 की। तो पादप क्या करेंगे? दिन के समय ज्यादा से ज्यादा कौन सी गैस को अंदर लेंगे? CO2 गैस को अंदर लेंगे। आप लोगों को ये बात पता है, मैंने पढ़ा दिया है कि दिन के समय ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो, प्रकाश संश्लेषण हो, इसीलिए प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? CO2 गैस लेंगे और O2 गैस को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। O2 गैस को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। फिर इस O2 गैस को एनिमल क्या कर लेंगे? श्वसन के रूप में ले लेंगे। और कौन सी गैस छोड़ देंगे? CO2 गैस छोड़ देंगे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन साइकिल हमारे एनवायरमेंट में क्या होता रहता है? चलता रहता है। अब क्या होगा? अगर रात्रि का समय है, अगर रात्रि का समय है तो रात्रि के समय आपको पता है कि लाइट नहीं है तो डार्क रिएक्शन चलती है, पढ़ा दिया मैंने। और डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं? प्लांट ने जो CO2 गैस ली थी, उस CO2 गैस को वो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे हिल अभिक्रिया के दौरान। मैंने आपको पढ़ा दिया है। रात्रि के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो प्लांट कौन सी गैस लेंगे? O2 गैस लेंगे। और कौन सी गैस छोड़ेंगे? CO2 गैस को छोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा CO2 गैस है, जो एक्स्ट्रा CO2 गैस है उसको क्या करेंगे? वापस छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग होता है। नागफनी में, नाइट में भी रेस्पिरेशन होता है। हाँ जी बिल्कुल,
बिल्कुल राहुल जी होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये बात पता है आपको, दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश उपस्थित होता है, तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा कौन सी गैस लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं, कि ताकि रात्रि के समय ये जो CO2 गैस है इसको किस में बदल दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाए। और दिन के समय ये क्या करेंगे, सॉरी रात्रि के समय क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो O2 गैस को लेंगे और CO2 गैस को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। आपको पता है यही इसी टाइम रात्रि के समय क्या होता है, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन बड़े बड़े जैसे पीपल बरगद हो गया, उन, हाँ बिल्कुल अजय मिल्क जी, आपको इस तरीके से याद तो है कम से कम कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे भूत नाचते हैं। ये भूत नहीं नाचते, रात के समय क्या हो जाता है, CO2, पीपल का पेड़ क्या कर रहा है रात के समय, O2 गैस ले रहा है और CO2 गैस को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो जब CO2 गैस को छोड़ रहा है तो उस वातावरण में किसकी मात्रा बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई। अगर हम वहां पे 2-3 घंटे के लिए बैठ जाते तो हमारा क्या होता है, घुटन फील होती है, हमें जी घबराने लगता है, घुटन सी फील होती है। तो पुराने जमाने के अकॉर्डिंग हम क्या समझ लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, भूत भूतनी वाला खेल चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता। वहां पे किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। आपको पता है कि ये जो प्लांट है, देखो प्लांट श्वसन पत्तियों से भी कर सकते हैं। प्लांट श्वसन किससे कर सकते हैं, पत्तियों से कर सकते हैं, लीफ से कर सकते हैं, क्योंकि लीफ पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। लीफ पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। लीफ पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और जब ये रंध्र खुलते हैं तो आपको पता है गैसेज कहां चली जाती है, अंदर चली जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के टाइम पर रंध्र क्या होंगे, स्टोमेटा क्या होंगे, खुलेंगे। तो स्टोमेटा खुलेंगे तो इसकी हेल्प से पत्तियां क्या करेगी, श्वसन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, ठीक है। आपको पता है कि लीफ के साथ साथ रूट होती है, जड़ें होती है। जड़ों पे आपको पता है कि छोटे छोटे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। रूट हेयर्स को आप क्या कह सकते हैं, मूल रोम कह सकते हैं। इन मूल रोम की सहायता से भी रूट क्या कर सकती है, रेस्पिरेशन कर सकती है, श्वसन कर सकती है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टीसेलुलर होंगे। आपको पता है कि रूट हेयर्स की हेल्प से रूट क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, श्वसन करेगी। ये रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। बिल्कुल नेगी जी, कृतिका जी, राहुल जी बिल्कुल सही है, ओम सिंह जी, लेखाराम जी, सीमा सैनी जी बिल्कुल सही है। देखो एक बात मुझे समझ में आ गई कि जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे उनके सवाल बहुत कम गलत होते हैं। तो इससे मैं आपको एक बात बता रही हूं, मैं खुद आपको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रही हूं कि आप अच्छे लेवल पे हो, प्रेजेंट में आप एक अच्छे लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे लेकिन एक अच्छे लेवल पे हो। थोड़ी सी तैयारी और कर लो, उसको इतना स्ट्रोंग कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने हर बार ऑफलाइन क्लासें ली है, ऑनलाइन तो भी चली है। जब ऑफलाइन क्लासों के अंदर, जब ऑफलाइन क्लासों में 100-100, 150-150 के बैच बनते थे, 200-200 बच्चे भी बैठते थे सामने, तो आज पढ़ाया हुआ अगर कल पूछा जाता था कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, तो ऑफलाइन क्लासों में क्या होते हैं, बच्चे कभी पानी पीने चले जाते हैं, कभी किसी की फ्रेंडशिप निभाने चले जाते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर सर्कल में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे देखा जाता था कि बच्चे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहां मुझे कुछ लग रहा है कि आप अच्छा फोकस कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, तने पर जो रोम पाए जाते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन रूट पर जो रोम पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इतनी बात क्लियर है। मैम आपने मेरा कमेंट देखा ही नहीं, बंटी जी नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया है तो वेरी गुड। चलो, ये जो रूट भी क्या कर सकती है, श्वसन कर सकती है। वो किसकी हेल्प से करेगी, रूट हेयर्स की हेल्प से करेगी। आपको पता है कि कई प्लांट का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, ये तना भी क्या कर सकता है,
स्टेम भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। और तना रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से करता है, आपको पता है तने पर क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। तने पर, हाँ लेंटिकल, बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तने पर क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। और इन वातरंध्र की सहायता से तना भी क्या कर सकता है, श्वसन कर सकता है। तो पादप के अलग अलग भाग क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। पत्तियां स्टोमेटा से करेगी, रूट हेयर से करेगी। जो रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तना भी क्या करेगा, श्वसन करेगा, क्योंकि तने पर क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट के अलग अलग भाग क्या कर लेंगे, श्वसन की अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे। अब आप लोगों को ये बात पता ही है कि CO2 का उपयोग कहां किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको पढ़ा दिया है, दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो अब देखो यहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। श्वसन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कहां से पूछे जाते हैं, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, जो रेस्पिरेशन है, इनको कोई जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, हेमंत सिंह मैम आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आपका सवाल क्या है, मैंने देखा ही नहीं। वातरंध्र का उदाहरण देना मैम। वातरंध्र जो अपने काष्ठीय पादप होते हैं ना, आपने इसके अलावा जो छोटे छोटे पादप देखे होंगे, उनके तने पे ऐसे छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है पानी की, तो वो वातरंध्र से ही निकल रही होती है और वहीं से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। चलो, श्वसन की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा कारक क्या होगा, O2, ऑक्सीजन। आपको पता है कि श्वसन में जो काम में आएंगे सारे वही कारक प्रभावित करेंगे, तो CO2 गैस भी प्रभावित करेगी। O2 गैस की मात्रा भी किसको प्रभावित करेगी, श्वसन को प्रभावित करेगी। तीसरा आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, और क्या प्रभावित करेगा, तापमान। जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर भी श्वसन अभिक्रिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। बिल्कुल रागिनी जी सही है। लाइट, प्रकाश, लाइट, प्रकाश, प्रकाश भी क्या करेगा, श्वसन अभिक्रिया को प्रभावित करेगा। तो ये चार कारक हैं जो श्वसन अभिक्रिया को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। एक हो गया CO2, O2 गैस, तापमान, और क्या हो गया, लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, अब देखो ये CO2 गैस कैसे प्रभावित करती है श्वसन को, ध्यान से सुनो। यदि CO2 गैस की सांद्रता बढ़ती है, यदि CO2 गैस की सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है, तो श्वसन दर में कमी आती है। ध्यान से देख लेना, श्वसन दर में कमी आती है। ये अच्छी बात है, अच्छा सवाल यहां से पूछा जाता है। आपको पता है कि CO2 की मात्रा वातावरण में कितनी होती है, 0.03%। पता है सभी को 0.03% मात्रा में क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, श्वसन दर में, रेस्पिरेशन जो रेट होती है उसमें धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। इसके बाद आप किसकी बात करेंगे, O2 की। देखो O2 वाले भाग को इंपोर्टेंट लगा लेना, O2 से सवाल आ गया है। O2 से सवाल एक बार बहुत मतलब पूछा गया है लगभग एग्जाम्स में कि O2 कारक है वो श्वसन को कैसे प्रभावित करता है। ध्यान से सुनो, अगर O2 की मात्रा 19% तक है, ध्यान से सुन लेना, अगर ऑक्सीजन की मात्रा, देखो वातावरण में कितनी होती है, 21% होती है, लेकिन अगर O2 की मात्रा 19% तक वातावरण में है, तो चाहे इससे ज्यादा हो, 19% से ज्यादा हो, चाहे इससे ज्यादा हो या फिर क्या हो, कम हो,
भाई कितनी प्रतिशत होती है O2? 21% होती है। चाहे 21% से ज्यादा हो, चाहे 21% से कम हो, लेकिन 19% से कम नहीं जानी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 19% तक तो होनी चाहिए। तो अगर O2 की मात्रा 19% तक है और अगर 21% से ज्यादा हो गई या फिर कम हो गई तो श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी है, समझने लायक है। आपको इतना याद रखना है कि O2 कितनी होनी चाहिए? 19% तक तो होनी चाहिए। अगर 21% वातावरण में है तो अगर 21% से ज्यादा हो गई या फिर 21% से कम हो गई तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? 21% से कम आ रही है तो 19% तक तो है ही है, ज्यादा हो रही है तो 19% तो है ना उनके अंदर। मान लो कि O2 कितनी हो गई? 25% हो गई, तो आप क्या कह रहे हो कि 25% है तो 19% तो है ना, क्या दिक्कत है हमें? ठीक है। अगर मान लो O2 कितनी हो गई? 20% हो गई, तो आप क्या कहेंगे? जब तक 20% है तब तक 19% तो होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर O2 19% तक है तो चाहे फिर ज्यादा हो या फिर कम हो, श्वसन दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेस्पिरेटरी जो रेट होती है, श्वसन दर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, ताप कैसे प्रभावित करता है। टेम्परेचर, अगर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो तो श्वसन दर बढ़ेगी, लेकिन 30% से ज्यादा होने पर, लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने पर श्वसन दर घटेगी। आपको पता है कि एक्सिस में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, आपको पता है कि एक्सिस में तो कुछ होना ही चाहिए। अगर कोई बात ज्यादा चली जाती है, भाई आपको पता है कि कोई भी काम ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम ही खड़ी करता है। ठीक है। अब यहां पे टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया तो दिक्कत है। तो श्वसन दर वापस क्या होने लग जाएगी? डाउन होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा कौन इफेक्ट करता है? लाइट, प्रकाश। आप क्या पूछ रहे हैं? क्रेब्स साइकिल कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल सही है। वायवीय श्वसन के दौरान, वायवीय श्वसन को ही क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अगर लाइट, प्रकाश की पूछा जाए तो प्रकाश के साथ में क्या होगी? श्वसन दर बढ़ेगी। बस इतना याद रखना है। प्रकाश बढ़ने पर श्वसन दर क्या होती है? बढ़ती है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो श्वसन दर को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। 4 फैक्टर हैं जो श्वसन दर को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। कल 37 बताया था, भगवान के भगत, वहां मैंने प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था, यहां मैं श्वसन पढ़ा रही हूं। अर्जुन जी, कल मैंने प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था, आज मैं श्वसन पढ़ा रही हूं। चलो एक बार CO2, यदि CO2 गैस की सांद्रता बढ़ती है तो श्वसन दर में क्या आती है? कमी आती है। O2 19% तक O2 होनी चाहिए, अगर ज्यादा है, कम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद तापमान, टेम्परेचर, अगर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, ठीक है, तो श्वसन दर क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो श्वसन दर में क्या आने लग जाएगी? कमी। लाइट, प्रकाश, श्वसन दर, लाइट, प्रकाश बढ़ने के साथ साथ श्वसन दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। अभी हमारे पास 6 मिनट बची हुई है। आप हेडिंग लिखो श्वसन गुणांक, RQ, रेस्पिरेटरी क्विडेंट। यहां से सवाल बहुत बार आ गया है। हेडिंग लिखेंगे श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्विडेंट, RQ, जिसे हम कहते हैं कि शर्करा का RQ कितना होता है, प्रोटीन और फैट का RQ कितना होता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है।
चलो हेडिंग लिखो आप आर क्यू, श्वसन गुणांक। नाम सुना होगा सबने कि श्वसन गुणांक क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि हम श्वसन गुणांक को कैसे निकाल सकते हैं। हम श्वसन गुणांक को कैसे निकाल सकते हैं, रेस्पिरेटरी क्विडेंट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो श्वसन गुणांक आप कैसे निकालेंगे, निष्कासित CO2 की मात्रा, निष्कासित CO2 की सांद्रता बटे, या मात्रा भी लिख सकते हैं, सांद्रता बटे ली गई O2 की सांद्रता। आपको अगर श्वसन गुणांक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कि हमने कितनी CO2 को छोड़ा है और कितनी O2 को लिया है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, श्वसन गुणांक निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लगभग 21% क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, और हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, 4%। तो हमारा अगर श्वसन गुणांक निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको याद रखने के लिए, लेकिन आपको श्वसन गुणांक कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए कि जितनी CO2 छोड़ी जाती है बटे जितनी O2 को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, निष्कासित CO2 की सांद्रता बटे ली गई O2 की सांद्रता, इसे हम क्या कहेंगे, श्वसन गुणांक या फिर RQ। अब आप नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। शर्करा का RQ ये पूछा जाता है, शर्करा का RQ 1 होता है, शर्करा का RQ 1 होता है, जबकि फैट, वसा व प्रोटीन का RQ 1 से कम होता है। और याद ही रखना है तो 0.7 और 0.8, 1 से कम होता है, 0.7 और 0.8, लेकिन 1 से क्या है, कम है। हाँ, प्रोटीन और वसा दोनों का ही 1 से कम होता है, लेकिन ग्लूकोज, हाँ तो ग्लूकोज एक शर्करा है ना, जितनी भी जो शर्कराएं होंगी उन शर्कराओं का RQ कितना होगा, 1 होगा, लेकिन ग्लूकोज फैट और प्रोटीन का RQ 1 से क्या होगा, कम होगा। ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का RQ बताओ, आप क्या कहेंगे, 1। ये हो गया आपका ये चैप्टर खत्म।